मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और इस टॉपिक के अंतर्गत जो हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, और सेंट्रल स्टेट रिलेशन के अंतर्गत हम एक महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं फाइनेंशियल रिलेशंस के ऊपर। फाइनेंशियल रिलेशन का एक जो वीडियो है ये पहले हम लोगों ने उसमें बात की है, और उसमें हमने दो बड़े टॉपिक कवर किए थे। एक तो एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर, यानी कि सेंटर और स्टेट यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को टैक्सेशन का पावर क्या है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरी चीज जो हमने वहां बात की थी इससे पिछले वीडियो में, वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, यानी सेंट्रल और स्टेट के बीच जो टैक्स रेवेन्यू है उसका बंटवारा किस तरह से होता है। और उसके अंतर्गत हमने आपको जीएसटी के बारे में भी बताया था कि जीएसटी के कारण क्या क्या चेंजेस आ गए हैं सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन के भीतर। इसके अलावा वहां पर हम लोगों ने आर्टिकल 268, 269, 269A, 270 इन सब आर्टिकल्स पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिए, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोज आने वाले हैं या जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड हैं वो आप अच्छी तरह से देख सकें और उसका लाभ आप अपनी परीक्षाओं में ले सकें। तो यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन है उसमें केवल टैक्स रेवेन्यू का ही बंटवारा नहीं होता है, कुछ और भी इनकम के सोर्सेज हैं जो सेंटर और स्टेट के बीच बटे होते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू की, यानी कि गैर कर राजस्व का, यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे नॉन टैक्स रेवेन्यू हैं जो सेंटर को मिलते हैं और कुछ ऐसे टैक्स रेवेन्यू हैं जो स्टेट्स को मिलते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन कौन से वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ से जो इनकम होती है ये नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आएगा। रेलवे से जो भारत सरकार को आय होती है ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। बैंकिंग सर्विसेज जो नेशनलाइज्ड जो बैंक हैं या जो बैंकिंग सर्विसेज है उनसे जो भारत सरकार को आय होती है वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जो भारत सरकार की हैं वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इसी तरह से भारत सरकार के बहुत सारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जैसे LIC ऑफ इंडिया है, जैसे BHEL है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और भी बहुत सारे जो पेट्रोलियम, स्टील, इन सब से जुड़े हुए बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं। तो इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज से जो लाभ मिलता है, जो फायदा होता है, वो भी तो सब कहीं ना कहीं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के पास ही जाता है, भारत की संचित निधि के पास ही आता है। तो ये भारत सरकार की आय हुई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार के पास इस तरह से भी इनकम पहुंचती है। और एस्चीट एंड लैप्स ये भी एक आय का जरिया है, लेकिन ये बहुत थोड़ा होता है। एस्चीट वगैरह जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति है और उसका कोई वारिस नहीं है, कोई उसका जो है हायर नहीं है, कोई उसको लेने वाला नहीं है, तो वो भारत सरकार जो उसको आत्मसात कर लेती है, उसको ले लेती है। तो एस्चीट एंड लैप्स, लैब से मतलब हुआ मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने करप्शन किया हुआ है और वो उसकी जो संपत्ति है उसको राजसात करना है, तो ये भी कहीं ना कहीं भारत सरकार की एक इनकम के जैसे हो जाती है। तो एस्चीट एंड लैब्स हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के इनकम हो गए, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सब केंद्र सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गए। तो एक तो ये चीज हो गई। इसी तरह से स्टेट की भी तो कुछ इनकम होनी चाहिए। तो स्टेट की इनकम कहां से होगी? देखिए इरिगेशन, ये जो सिंचाई वगैरह की जो योजनाएं होती हैं हमारे राज्य सरकारों की, जिसके द्वारा वो नदी से पानी या इस तरह से झीलों से पानी वगैरह सप्लाई करते हैं, उससे थोड़ी बहुत जो चार्जेस मिलता है वो राज्य सरकार की आय होगी। फॉरेस्ट जो हमारा वन उत्पाद होते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको जो बेचा खरीदा जाता है उससे भी आय होती है। फिशरीज जो बहुत सारे झील हैं, बहुत सारे नदी हैं,
उनको जो है सरकार जो है, राज्य सरकारें जो है वो लोगों को देती है भाई कॉन्ट्रैक्ट पे, उससे कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, वो भी राज्य सरकार की आई है। इसके अलावा स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जैसे केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं, वैसे राज्य सरकार के भी, राज्य सरकार ने अपनी पूंजी लगा करके अगर कोई संस्था बनाई है तो राज्य सरकार के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो गया। तो राज्य सरकार के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और इसी तरह से अगर राज्य सरकार जो है एस्चीट और लैब्स, यानी कि अगर कोई संपत्ति ऐसी है जिसका कोई वारिस नहीं है, उस संपत्ति को भी सरकार जो है, राज्य सरकार राजसात कर लेती है। और या तो फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने की करप्शन किया हो और उस करप्शन के कारण उसकी संपत्ति सीज हो जाती हो, भी राज्य सरकार की इनकम होगी। तो इस तरह से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच नॉन टैक्स रेवेन्यू का भी बंटवारा किया गया है, और ये व्यवस्था जो है ये केंद्र और राज्यों की आय का एक स्रोत हो जाता है। तो यह डिवीजन हो गया एक तरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू का। अब केवल इसी से काम नहीं चलेगा, अब एक और व्यवस्था की गई है आर्टिकल 275 पर अगर आप नजर डालेंगे अनुच्छेद 275 में, तो इसमें ग्रांट्स इन एड का प्रावधान किया गया है। ग्रांट्स इन एड यानी कि अनुदान, राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था, क्योंकि राज्यों के पास जो आय के स्रोत होते हैं ना वो कम होते हैं, और राज्यों को जिन स्रोतों से आय होती है वो कम होती है, तो राज्यों की आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इसी कारण से संविधान के अनुच्छेद 275 में आर्टिकल 275 में ये व्यवस्था कर दी गई है कि केंद्र सरकार, जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, ये राज्यों को जरूरत पड़ने पर थोड़ा अनुदान भी देगी, ग्रांट्स भी देंगे। तो यहां पर दो प्रोविजन है हमारे पास, एक जनरल प्रोविजन है और एक स्पेशल प्रोविजन है। देयर इज ए जनरल प्रोविजन एंड स्पेशल प्रोविजन। तो जनरल प्रोविजन क्या होता है? टू एम्पावर Parliament to make grants to the state which are need of financial assistance। इस मामले में जब कोई जनरल प्रोविजन करना हो तो पार्लियामेंट को यह पावर दिया गया है कि वो राज्यों को, ऐसे राज्य जिनको आर्थिक सहायता की जरूरत है, अनुदान की जरूरत है, ग्रांट्स की जरूरत है, तो ऐसे राज्यों के लिए पार्लियामेंट जो है कुछ प्रबंध कर सकती है, व्यवस्था कर सकती है कि भाई इन राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब है, इन राज्यों की मदद की जरूरत है, केंद्र सरकार जो है अनुदान दे। तो इस तरह से आर्टिकल 275 के द्वारा एक जनरल प्रोविजन होता है। ये किसी भी राज्य के लिए, जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों के लिए एक समान हो, जिन राज्यों को जरूरत होगी उसके हिसाब से ये व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल प्रोविजन भी है। स्पेशल प्रोविजन क्या है? तो स्पेसिफिक ग्रांट्स फॉर प्रोमोटिंग वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो अलग अलग राज्यों में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जनजातीय जो जनजातियां हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज हैं, शेड्यूल्ड एरियाज हैं, अगर उनके डेवलपमेंट के लिए मान लीजिए किसी राज्य को पैसों की जरूरत है और उनको जो है पैसा चाहिए तो ग्रांट्स दिया जा सकता है। तो ग्रांट्स देने के लिए ये प्रबंध भी इसी ग्रांट्स इन एड टू स्टेट में आर्टिकल 275 में व्यवस्था की गई है कि अगर जरूरत है किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक कल्याण के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए अगर जरूरत है तो केंद्र सरकार जो है वो उन्हें अनुदान के रूप में पैसा दे सकती है। तो जनरल प्रोविजन स्पेसिफिक राज्यों के लिए और स्पेशल प्रोविजन शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड एरियाज के लिए किया जा सकता है। अब देखिए यहां पर बोथ जनरल एंड स्पेशल स्पेसिफिक गिवन टू द स्टेट्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। लेकिन ये जो विभाजन होता है ना, ये जो ग्रांट्स वगैरह एड वगैरह जो देते हैं, ये सरकार अपनी मर्जी से नहीं करती, कहीं ना कहीं इसमें फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन भी होता है। तो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर ये जो है जनरल और स्पेशल प्रोविजन का जो ग्रांट्स है वो किया जा सकता है। तो ये बात भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन के अंतर्गत आ जाता है। आर्टिकल 275 को आप ध्यान रख सकते हैं जिसमें ग्रांट्स इन एड की व्यवस्था की गई है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की भी आप जानकारी आपको मिल जाती है। अब देखिए एक बड़ा चेंज आता है जिसका मैंने पिछली क्लास में भी जिक्र किया था, वो है जीएसटी।
101वां संविधान संशोधन, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इससे बड़ा बदलाव आता है। एक तो टैक्स के स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है। बहुत सारे जो सेंटर के टैक्स और स्टेट के टैक्स, ज्यादातर उनमें जो है वो जो है अब इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं, ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेज ही है उसमें। जैसे सर्विस टैक्स सेंटर का टैक्स था, वैल्यू एडेड टैक्स ऑफ स्टेट ये जो स्टेट का टैक्स था। ऐसे बहुत सारे करों को मिला करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना दिया गया। अब उस गुड्स एंड सर्विस टैक्स को मैनेज करने के लिए आर्टिकल 279A अनुच्छेद 279A में ये व्यवस्था की गई है कि एक जीएसटी काउंसिल का गठन किया जाएगा। देयर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ ए जीएसटी काउंसिल। और ये जीएसटी काउंसिल जो है ना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण बन जाता है सहकारी संघवाद का। और टैक्सेशन में तो पहले ये था नहीं, और ये जो है जब जीएसटी काउंसिल बन जाता है तो क्यों कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बन जाता है? ये इसलिए बन जाता है क्योंकि देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इसी तरह से बनाया गया है। कैसे बनाया है? तो इसके जो चेयरमैन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो है फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। और साथ ही साथ जो हमारे केंद्र सरकार के जो राज्य मंत्री, वित्त राज्य मंत्री होते हैं, वो इसके एक मेंबर होते हैं। तो एक तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार के दोनों मंत्री हो गए इसमें, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर हो गए चेयरमैन। इसके साथ साथ भारत के अंतर्गत भारत में जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, वो सब इसके सदस्य होते हैं। साथ में वो यूनियन टेरिटरी जहां पर की राज्य की विधानसभा है और वहां पर भी मुख्यमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह होते हैं, उनमें भी फाइनेंस मिनिस्टर अगर हैं, जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी है, तो उनको भी इसमें रखा जाता है। अब देखिए जीएसटी काउंसिल जो है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के और राज्य सरकारों के वित्त मंत्री जो हैं इसमें मौजूद हैं। अब कोई भी अगर चेंज करना है, हमें कोई भी जीएसटी से रिलेटेड प्रावधान में चेंज करना है, तो आप जीएसटी के बारे में तो आपको पता चल ही गया है कि भाई इसमें जो है मुख्य रूप से एक तो सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है और यूनियन टेरिटरी जीएसटी होता है। मेन तीन आप ध्यान रखें, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब टैक्स, इन ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैं, इन टैक्सेस में कोई बदलाव लाना हो, कोई चेंजेस लाना हो, उनके रेट्स में कोई परिवर्तन लाना हो, है ना, उनके रेट्स में कोई परिवर्तन लाना हो, कौन कौन से टैक्स जीएसटी में मर्ज करना हो, इन सब चीजों के ऊपर इन जीएसटी काउंसिल की बैठकों में निर्णय लिए जाते हैं। तो जीएसटी काउंसिल इसीलिए, क्योंकि इसमें राज्यों की भी भागीदारी होती है, और कोई भी फैसला जो होता है ना, वो फैसला जो है वो इस आधार पर लिया जाता है कि उसमें राज्य की भूमिका बढ़ जाती है, राज्य की भूमिका बढ़ जाती है। क्योंकि राज्यों का देखिए, इसमें हमारे पास जो राज्य हैं, राज्य के सभी के वित्त मंत्री मौजूद हैं। यूनियन टेरिटरी अगर वहां पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहां पर भी वहां के जो वित्त मंत्री वो भी मौजूद हैं। तो इससे क्या होता है कि राज्यों की भूमिका बढ़ जाती है और केंद्र सरकार की भी भूमिका ऑलरेडी है, तो दोनों मिलकर के काम टैक्सेशन के ऊपर करने लग जाते हैं। और इनके फंक्शंस भी देख सकते हैं आप, केंद्र सरकार के कौन से कर, राज्य सरकार के कौन से कर, स्थानीय निकायों द्वारा वसूले जाने वाले कौन से कर, उपकर, जो जीएसटी के अंतर्गत समाहित किया जा सके। मैंने पहले ही बताया कि ये जीएसटी काउंसिल ये तय कर सकती है कि कौन कौन से वो कर हैं जो अभी अलग से लगाए जा रहे हैं, और उनको हम जीएसटी में शामिल कर सकते हैं। और किया भी गया है, क्योंकि पहले जो टैक्सेशन सिस्टम था, केंद्र सरकार के अलग कर लगते थे, राज्य सरकार के बहुत से अलग कर हुआ करते थे, तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता था, यानी एक ही सामान पर एक ही तरह के कई कर लग जाते थे, जिससे कि टैक्सेशन बहुत बढ़ जाता था, टैक्स की चोरी भी बहुत बढ़ जाती थी। इन्हीं सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए अब करों को क्या कर दिया गया है, समाहित कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। तो जीएसटी काउंसिल ये देखती है कि कौन कौन से टैक्सेस को हम उसमें मर्ज कर सकते हैं। पहले जो कर दिया वो तो कर ही दिया, अगर भविष्य में कोई करना हो, जैसे देखिए ये
जो अपने हमारे पास जैसे ये बहुत से अभी भी ऐसे चीजें हैं, जैसे कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, हाई स्पीड डीजल है, पेट्रोल है ना, इन सब चीजों पर कहाँ अभी इनको मर्ज नहीं किया है ना, जीएसटी में नहीं मर्ज किया है। तो कौन से डेट से इन्हें मर्ज किया जा सकता है, जीएसटी काउंसिल तय कर सकती है। अगर जीएसटी में कौन कौन सी वस्तुओं को छूट दी जा सकती है, बहुत सी चीजें, बहुत जरूरी चीजें होती हैं, उसमें क्या एग्जम्पशन किया जा सकता है, क्योंकि जीएसटी के रेट्स ऑलरेडी हैं 5%, 12%, 18%, 28% और कुछ चीजों पे 0%। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों पर टैक्स ज्यादा लग रहा है, जीएसटी ज्यादा लग रहा है, और उसके कारण जो है इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, टैक्स की वसूली पे असर पड़ रहा है। तो क्या कर सकती है, जीएसटी काउंसिल समीक्षा करती है, उसमें डिस्कस करती है, और डिस्कस करके तय करती है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज है, इस पे थोड़ा सा जीएसटी को कम किया जाए, या कोई चीज है तो उस पर जीएसटी को बढ़ा दिया जाए। ये सब जीएसटी काउंसिल में तय होता है, और इस प्रोसेस में राज्य सरकार अपनी बात रखती है, केंद्र सरकार अपनी बात रखती है। राज्य सरकार के वित्त मंत्री जो हैं वो जो है केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के सामने अपना पक्ष रखते हैं कि भाई हमारे राज्य में जीएसटी की वसूली कम हो रही है, इस वसूली कम होने के कारण हमारे जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, राज्य का बजट घाटा बढ़ रहा है, तो उसको तय करना पड़ेगा, फिर जीएसटी काउंसिल में तय करना पड़ेगा कि भाई अगर स्टेट जीएसटी में जो अभी वसूला जा रहा है क्या उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए, या सेंट्रल जीएसटी जो कलेक्ट हो रहा है या आईजीएसटी जो कलेक्ट हो रहा है क्या उसमें कोई बदलाव करना चाहिए, ये सब कहां तय होगा। तो ये जीएसटी काउंसिल जो है इन्हीं सब चीजों को लेकर के काम करता है। एक स्कीम होती है कंपोजिशन स्कीम, जो जीएसटी से रिलेटेड है, मतलब एक लिमिट होती है कि इतनी सीमा तक अगर आप सालाना या मंथली आपका ट्रांजैक्शन है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे व्यापारी होते हैं जो छोटे व्यापारी होते हैं, वो जीएसटी के इस जो रूल रहते हैं उसमें नहीं आते, तो उनको कहा जाता है कि भाई आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाइए ना, रजिस्ट्रेशन तो करा लीजिए, लेकिन जीएसटी का जो रूल है कि आप महीने में 3 बार रिटर्न आपको भरना पड़ेगा, आपको पूरी जो है अपनी जो है एक रिटर्न आपको देना पड़ेगा, वो सब आपको उतना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कम करके भी काम चल जाएगा। तो वो कंपोजिशन स्कीम कितनी लिमिट पे रखा जाए, कितने लिमिट के बाद जो है कंपोजिशन स्कीम खत्म हो जाएगा, ये सब चीजों को तय किया जाता है जीएसटी काउंसिल में। और यही कारण है कि जीएसटी काउंसिल जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन का एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है, और इस तरीके से जीएसटी जो है ये जीएसटी को तय करने में, जीएसटी को बढ़ाने में, घटाने में, और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में, यानी मेकिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल स्टेट, जीएसटी काउंसिल का भी जिक्र किया जा सकता है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 मालूम ही है आपको, ये तो बहुत पुरानी संस्था है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 280 का प्रावधान किया गया है। स्थायी संस्था नहीं है, लेकिन प्रत्येक 5 वर्ष में प्रेसिडेंट जो है ये फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं, और ये जो कमीशन रहता है उसका मुख्य काम क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच टैक्सेशन का सिस्टम क्या होना चाहिए, कराधान की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट, और फिर वो जो टैक्स से जो राशि मिलेगी उसका बंटवारा कैसे करेंगे, उनको कैसे आपस में केंद्र और राज्यों के बीच बांटेंगे, ये डायरेक्शन मिलता है फाइनेंस कमीशन से। तो ये भी केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को निर्धारित करने में मदद करेंगे। इसके अलावा जैसे कोई अभी मैंने बताया कि अगर ग्रांट देने की व्यवस्था होती है तो आर्टिकल जो है हमको यहाँ पर 275 से आपको बताया था कि ग्रांट देने की जब व्यवस्था आती है तो उसमें जो है स्पेशल प्रोविजन भी होता है, जनरल प्रोविजन भी होता है। तो जब जनरल प्रोविजन के मुताबिक ग्रांट देना हो तो फिर उससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल होते हैं, उनसे रिलेटेड जो सिद्धांत होते हैं उनको बनाने में ये मदद करते हैं, है ना, सिद्धांत जिनके तहत राज्य केंद्र से आर्थिक अनुदान लेकर कार्य करता है, मतलब राज्यों को कितना, किस राज्य को कितना अनुदान दिया जाए, ये भी जो है इसमें व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा एक और बड़ा काम करते हैं, ये काम ये करते हैं कि देखिए, एक तो राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ था जब ये पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय स्थानीय निकाय वाला प्रावधान आया था।
अब इस प्रावधान के आने के बाद क्या हुआ, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया। स्टेट फाइनेंस कमीशन ये काम करती है कि ये बताती है राज्यों को कि भाई आपके राज्य में जो पंचायत है, यानी जो पंचायतें हमारे पूरे राज्य में, और जो नगरीय स्थानीय निकाय मतलब नगर पालिका, नगर निगम, ये जो संस्थाएं हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर करेंगे, या पंचायतों को, जो हमारी जो ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जिला परिषद है, इनकी जो आर्थिक स्थिति है इनको बेहतर कैसे करें। तो उसमें तो पैसा लगेगा, तो राज्यों को उनको अनुदान देना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी पंचायतों को, नगरीय स्थानीय निकाय को। तो वो जो पैसा उनको देना पड़ेगा, वो पैसा मैनेज करने के लिए जो सिद्धांत जो है वो राज्य वित्त आयोग बना रही है, और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो वित्त आयोग है, वो इस पर नजर रखती है। और जहां ऐसी जरूरत पड़ती है कि राज्यों को इस काम में मदद देने की जरूरत है, वो क्या करती है, राज्यों को इस संदर्भ में भी सहायता और अनुदान देती कि भाई आपके राज्य वित्त आयोग ने ये काम किया है, इतना पैसा पंचायतों और स्थानीय निकाय को देने की बात कही है, लेकिन ये पैसा आपके पास है नहीं, तो ये लीजिए, आपको इस तरीके से, इस टैक्स के माध्यम से या इस तरीके से आपको ये राशि आप कलेक्ट कर सकते हैं, या केंद्र सरकार आपको अनुदान के रूप में दे सकती है। तो ये जो सिद्धांत होता है, ये जो तरीका होता है, ये भी फाइनेंस कमीशन तय करती है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय मामलों में सौंपा गया कोई अन्य कार्य, केंद्र और राज्यों के वित्तीय स्थिति को लेकर अगर जरूरत पड़ती है, तो कोई अन्य कार्य जो है वो उनको राष्ट्रपति द्वारा जो है वो अगर सौंपा जाता है तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह वित्त आयोग जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच जो है वित्तीय संबंधों को बेहतर बनाने की दृष्टिकोण से काम करती है, और फिर ये अपनी रिपोर्ट जो है किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति जो है उस रिपोर्ट को फिर दोनों हमारे जो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा में रखते हैं, और उसके आधार पर फिर केंद्र और राज्यों के बीच जो है वित्तीय संसाधनों का, जो टैक्स से रिलेटेड जो इनकम हुआ, उनका बंटवारा भी हो जाता है, और अगर ग्रांट्स वगैरह देना हो तो वो सब भी कर देते हैं। तो आर्टिकल 281 अनुच्छेद 281 जो है वही है जिसके द्वारा जो फाइनेंस कमीशन जो है वो रिपोर्ट देते हैं किसको, राष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 280 और 281, और यहीं पर एक और आर्टिकल आप ध्यान रख सकते हैं, आर्टिकल 282 डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स बोलते हैं उसको, डिस्क्रिशनरी यानी विवेकीय अनुदान, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। विवेकीय अनुदान में क्या होता है, इसमें ये एम्पावर किया जाता है सेंटर या स्टेट, सेंटर और स्टेट को, कि जहां आपको लगता है किसी पब्लिक पर्पस के लिए, आर्टिकल 282 में क्या लगता है कि भाई केंद्र को या राज्य को अगर लगता है कि इस क्षेत्र में कुछ ग्रांट्स दिए जाने की जरूरत है, अनुदान दिए जाने की जरूरत है, मदद करने की जरूरत है, वो उस पैसे का कुछ हिस्सा खर्च कर सकते हैं और उस पब्लिक पर्पस के लिए उस पैसे को लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 282 में जो है वो भी ग्रांट्स, लेकिन ग्रांट्स कैसा, वो जो ग्रांट्स है वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स यानी स्वविवेकी यानी खुद के विवेक से दिया जाने वाला अनुदान। आर्टिकल 275 में आपने जो पढ़ा था वो जनरल प्रोविजन था, वो जनरल प्रोविजन मतलब वो जो ग्रांट था वो लीगल प्रोविजन था, वो ऑलरेडी बनाया गया था कि भाई इस तरीके से आपको ग्रांट्स देना है। लेकिन यहां पर आर्टिकल 282 जो हम बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 282, वो क्या है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट की बात करता है। दिस मेंशंस अबाउट डिस्क्रिशनरी ग्रांट, यानी डिस्क्रिशनरी ग्रांट मतलब स्वविवेकी, मतलब केंद्र सरकार अपने विवेक से, राज्य सरकार अपने विवेक से अनुदान दे सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखिए और सेंट्रल स्टेट रिलेशन में एक और महत्वपूर्ण बात, भाई कई बार ऐसा होता है कि केंद्र सरकार के पास पैसों की कमी हो जाती है या बजट घाटा को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत है, तो इसके लिए भी संविधान में व्यवस्था की गई है। और हमारे पास ऑलरेडी दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 292 एंड आर्टिकल 293, अनुच्छेद 292 और 293। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बोरो आइदर विद इन इंडिया और आउटसाइड अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी जो भारत सरकार है ये अपने सिक्योरिटी फंड ऑफ इंडिया के गारंटी पर क्या कर सकती है, भारत के भीतर से भी, इंटरनल
डेप्ट ले सकती है और भारत के बाहर की संस्थाओं से भी डेप्ट ले सकती है, कर्ज ले सकती है और इस तरीके से अपने कर्ज की जो जरूरत है उसे पूरा कर सकते हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज में, जो विकासशील देश होते हैं, वहां तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि हम लोग घाटे का बजट, डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं, डेफिसिट बजट बनाते हैं, तो डेवलपमेंट के लिए हमें कर्ज की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने, उनको पता था कि ये हमको जरूरत पड़ेगी, उन्होंने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर्ज लेना चाहे तो लें, लेकिन ध्यान रहे अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का भी थोड़ा ध्यान रखें। राज्यों को भी कुछ छूट दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो विद इन इंडिया नॉट अब्रॉड। अभी अब हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है, लेकिन जो व्यवस्था आर्टिकल 293 में है वो ये कि स्टेट गवर्नमेंट भी जरूरत के हिसाब से बोरो कर सकती है, कर्ज ले सकती है फ्रॉम इंडिया, भारत के भीतर, लेकिन अब्रोड से लेने की छूट इनको नहीं है। हाँ, बदलते परिदृश्य में कई बार ऐसा होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया, उनको बोला कि भाई ठीक है, अगर आपकी जरूरत है तो आप हमारी शर्तों के ऊपर, यानी भारत सरकार के बिहाफ पर आपको कर्ज दूसरी संस्था, कोई विदेशी संस्था दे रही तो ले लीजिए, ये एक बदलाव की बात है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 293 में जो बात कही गई है वो यही है, और यहां पर भी वही रहती है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो विद इन इंडिया नॉट अब्रॉड अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो इस तरह से ये जो है कर्ज लेने से संबंधित दो प्रावधान संविधान में ऑलरेडी किए गए हैं, 292 एंड 293। अब बात ये आती है कि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है या किसी राज्य द्वारा ऋण लेने पर गारंटी दे सकती है। कई बार ऐसा होता है कि राज्य सरकार को पैसों की जरूरत है तो केंद्र सरकार बोलती है कि भाई आप हमसे कर्ज ले लो, बाद में आप हमें दे देना। और अगर केंद्र सरकार कर्ज नहीं देना चाहती तो ये भी ऑप्शन रहता है कि आप हमारी गारंटी पर आप कर्ज ले सकते हो, यानी भारत सरकार की गारंटी पर आप कर्ज ले लीजिए। लेकिन भारत सरकार की परमिशन के बिना राज्य सरकारें कोई भी इस तरह की बाहरी कर्ज नहीं लेगी, क्योंकि भारत सरकार की गारंटी का होना जरूरी है, जो कि यहां पर ऑलरेडी प्रावधान किया गया। और अभी जो जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी जो अक्टूबर महीने में, उसमें ये बात आई भी थी। बहुत सारे जो राज्य थे, स्टेट्स थे, उन्होंने जीएसटी कलेक्शन को कम होने की बात जब कही और उसको कंपेंसेशन करने की बात कही, तो वहां वित्त मंत्री ने यही सुझाव दिया कि आप चाहें तो आरबीआई से कर्ज ले लीजिए हमारे बिहाफ पे, आप चाहें तो जो है कोई बाहरी अदर सोर्सेज से कर्ज ले लीजिए हमारे बिहाफ पे। यानी भारत सरकार के पास भी तो कैपिटल, अभी कोविड में उनको भी प्रॉब्लम आ रहा है, उनके पास भी कैपिटल की कमी हो गई है, तो उन्होंने इस तरह की कुछ चीजें वहां पर दी। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन को एक्सप्लेन करती है। इसी संदर्भ में हम यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए इमरजेंसी के दौरान भी क्या चेंजेस आते हैं। अगर आपातकाल की तीन स्थितियां हमारे पास, एक तो राष्ट्रीय आपात है ना, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, इसके अलावा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं आर्टिकल 356, और एक वित्तीय आपात होता है आर्टिकल 360। तो यहां तो हम लोग ये देखेंगे कि आर्टिकल 352 के स्थिति में क्या होगा। मान लीजिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई है, तो इस समय में while the proclamation of national emergency, president can modify the constitutional distribution of revenues between center and states, either reduce or cancel transfer of finance। मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया है तो ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्यों के बीच जो नॉर्मल रेवेन्यू का ट्रांसफर होता है, नॉर्मल यानी केंद्र सरकार जो है राज्यों को जो पैसा देती है, जो अनुदान देती है, जो टैक्स का जो डिवीजन होता है, वो सब कुछ बदल जाएगा। और वो सब कुछ प्रेसिडेंट जो है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा तो सवाल ही नहीं उठता है, कम कर सकते हैं, यहां तक कि कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन में हो जाएगा। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दिया गया है, वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक भारत में तो नहीं लगा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान तो है आर्टिकल 360 में, तो इस स्थिति में भी कुछ बदलाव आते हैं। क्या बदलाव आते हैं? To reserve all money bills and other finance bills
फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राज्य सरकार के जितने भी धन विधेयक होते हैं, मनी बिल होते हैं, या जितने भी फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक होते हैं, सभी रिजर्व हो जाते हैं किसके लिए? प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, यानी राष्ट्रपति के परमिशन के बिना कोई भी मनी बिल, कोई भी फाइनेंस बिल स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं रख पाएगी। हर एक ऐसा बिल जो राज्य की संचित निधि पे भारित होगा, जो पैसे की आमदनी या खर्च से संबंधित होगा, सब कुछ राष्ट्रपति की निगरानी में होगा। इतना ही नहीं, और भी चीजें इसमें चेंज करना पड़ती है। टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑल क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट, जितने भी राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो राज्य की लोक सेवा में सर्विसेज दे रहे हैं, उनके वेतन, भत्तों और सुविधाओं में भी कमी की जा सकती है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन में क्या स्थिति बनती है, नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन में क्या स्थिति बनती है। इसके अलावा यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि केंद्र द्वारा ऋण लेने की स्थिति क्या होती है, राज्य द्वारा ऋण लेने की स्थिति क्या होती है। हमने यहाँ पर यह भी देखा कि वित्त आयोग जो है करों के बंटवारे के संबंध में क्या काम करती है, किस तरीके से गाइडलाइन देती है। यानी कि अगर आर्टिकल पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कितने सारे आर्टिकल आपकी नजर में आ गई। आर्टिकल 352 की कंडीशन में, 360 की कंडीशन में, आर्टिकल 292 और 293 की कंडीशन में, आर्टिकल 282 और 281 वही जो फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट देती है किसको? प्रेसिडेंट को, और फाइनेंस कमीशन का गठन आर्टिकल 280 के अंतर्गत। इसके अलावा आपने यहाँ पर ये आर्टिकल्स भी देखे, यहाँ पर आर्टिकल 275 जिसमें ग्रांट की हमने बात की, और जीएसटी काउंसिल जिसमें 279A की बात आपने की है। तो इस तरह से हमारे देश में यानी संविधान में जो केंद्र और राज्यों के बीच जो करों का बंटवारा है या जो वित्तीय स्थिति का निर्धारण है, केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय संबंध है, उनमें से बहुत सारे प्रावधान तो संविधान में ही कर दिए गए हैं। यही कारण है कि कई बार जब केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवाद होते हैं, वित्तीय मामलों को लेकर डिस्प्यूट होता है, तो बहुत सारा हल हमें वित्त आयोग से मिल जाता है, जीएसटी काउंसिल से मिल जाता है। कई बार जो है अगर राज्य सरकारों को अनुदान की जरूरत है तो केंद्र सरकार जो है अनुदान के रूप में उन्हें मदद कर देती है, और इस तरह से बहुत सारे जो वित्तीय विवाद हैं वो स्वतः ही हल हो जाते हैं। और कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो स्टेट गवर्नमेंट में है तो उनको स्टेट टैक्सेशन से छूट मिल जाती है। स्टेट गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है और उस पर अगर कोई सेंट्रल टैक्स यानी यूनियन का कोई टैक्स लगना है तो उस पर छूट मिल जाती है। तो ये सब भी व्यवस्था ऑलरेडी, एग्जेम्पशन की व्यवस्था भी ऑलरेडी संविधान में की गई है, यानी एग्जेम्पशन ऑफ सेंट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन एंड एग्जेम्पशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन। तो लगभग सारी चीजों के ऊपर यानी कि संविधान में भी व्यवस्था की गई है। जो बदलाव हमने बाद में किए जैसे जीएसटी से रिलेटेड, उसमें भी काफी कोशिश की हमने कि जो विवाद है उन्हें कम करने का प्रयास किया जाए। और इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस थे, जो मैंने कल ही यानी पिछली क्लास में आपको बताया था कि एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सिंग पावर, तो इस तरह से हमारे संविधान में केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है। इन दोनों टॉपिक को आप पूरी तरह से देखेंगे और पूरी तरह से अगर उसे ध्यान से सुनेंगे और उसमें से अगर आप नोटिंग भी कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप यूपीएससी और स्टेट पीएससी के मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह लिख पाएंगे। राज्य से संबंधित जो प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के प्रश्न हैं, उनका उत्तर भी दे पाएंगे और कई प्रारंभिक परीक्षाओं में भी गंभीर प्रश्नों को हल करने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा इसमें हम आपकी एक और टॉपिक पर इसी वित्तीय संबंधों पर मिलाएंगे, खासकर सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में, जिसमें जो विवाद होते हैं और उनको हल करने के लिए जो कमीशंस वगैरह बनाए गए हैं, अगले वीडियो में हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आपने हमारी इन बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।